हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी पे जो आपका चैप्टर है 13 है, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे जो कि 3 नंबर और 2 नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है और आंसर सहित कराऊंगा ताकि बारीकी से आप समझें और इसे अच्छे से कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तापीय न्यूट्रॉन क्या है। तापीय न्यूट्रॉन, ठीक है, अब जानते हैं स्टूडेंट नाभिकीय विखंडन की क्रिया। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि जैसे विखंडन मतलब होता है टूटना। जैसे कोई भी आपका यूरेनियम परमाणु है, कोई भी परमाणु पोलोनियम ले लो, यूरेनियम ले लो, तो इसको स्टूडेंट क्या करते हैं, जब इसको तोड़ते हैं, यानी जब यूरेनियम के नाभिक को तोड़ते हैं तो ये 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है, समझ रहे हैं। तो इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, ये सबको पता होगा, और न्यूट्रॉन के रूप में इसका विखंडन होता है। जैसे पहला जो न्यूट्रॉन है वो 3 न्यूट्रॉन बनाता है, फिर अनियंत्रित श्रृंखला के रूप में गति करता है। लेकिन इसको मंदित करने के लिए किसी न किसी का प्रयोग करते हैं जिससे नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन को क्या किया जा सके, रोका जा सके। तो नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला में तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंदकों की सहायता से मंदित किया जाता है, मतलब रोका जाता है। इस मंदगामी न्यूट्रॉनों को ही तापीय न्यूट्रॉन कहते हैं। मतलब जिन न्यूट्रॉनों को रोक लिया जाता है कि अब ये न्यूट्रॉन विखंडित ना हो, क्योंकि ये सतत क्रिया चलती रहती है। एक न्यूट्रॉन 3 नाभिक को, फिर 1, फिर 3, ऐसे क्रम से सतत चलता रहता है। लेकिन जैसे 1 3 को दिया और हमारा मंदक लगा है तो 2 को रोक लिया, 1 को जाने दिया, पुनः जो 1 बचा वो 3 को दिया, पुनः 2 को रोक लिया, पुनः 1 को जाने दिया। तो ये नियमित क्रम से कहलाता है। तो जो हम 2 को रोक ले रहे हैं उसे हम कहते हैं तापीय न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया में नियंत्रित श्रृंखला में तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंदकों की सहायता से मंदित किया जाता है। इन मंदगामी न्यूट्रॉनों को क्या कहते हैं, तापीय न्यूट्रॉन कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के अपेक्षा, ये प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन स्टूडेंट, न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, क्यों। तो देखिए, जो भारी नाभिक है उसको स्थायित्व को बनाए रखने के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक रखने की जरूरत होती है। यदि प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाए तो उसके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल अधिक हो जाएगा, इसलिए इस प्रकार से नाभिक जो है अस्थायी हो जाएगा। समझ रहे हैं, अर्थात स्थायित्व को बनाए रखने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होनी चाहिए। न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होने का कारण क्या है, न्यूट्रॉन जो होता है एक उदासीन प्रकृति का होता है। यदि नाभिक में प्रोटॉन अधिक हो जाएगा, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यदि नाभिक में प्रोटॉन अधिक हो जाएगा तो वैद्युत आकर्षण बल अधिक हो जाएगा, क्योंकि परमाणु जो है, परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यदि प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई तो नाभिक का आकर्षण बल अधिक हो जाएगा और नाभिक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की सापेक्ष अधिक होनी चाहिए। स्थायित्व को बनाए रखने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या अधिक रखी जाती है, ठीक है। तीसरा है आपका क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल एक उपयुक्त मंदक है, क्यों। जिसका उत्तर है स्टूडेंट कि भारी जल के नाभिक का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि का होता है। भारी जल के नाभिक का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि का होता है, अतः न्यूट्रॉन भारी जल से टकराकर मंद हो जाते हैं, ठीक है। भारी जल को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का है ना प्रयोग किया जाता है, इसीलिए मंदक के रूप में हम भारी जल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। भारी जल क्या करता है, जैसे न्यूट्रॉन टकराता है तो न्यूट्रॉन की जो गति होती है वो मंद हो जाती है, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के ही कोटि का होता है। इस कारण से भारी जल का प्रयोग करते हैं ताकि जो भारी जल में न्यूट्रॉन टकराए वो मंद हो जाए, मतलब उसकी क्रिया तीव्र ना हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग तैयार कर लेना। हो सकता है कभी कभी जैसे ये छोटा क्वेश्चन है 1 नंबर में भी दे दे। तो नाभिकीय संलयन अभी तक पृथ्वी पर एक प्रायोगिक तथा नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में क्यों प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो देखिए, नाभिकीय संलयन बहुत उच्च ताप पर संभव है और बहुत अधिक ताप पर होने के कारण इसका नियंत्रण संभव नहीं है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, नाभिकीय जो विखंडन है थोड़ा सा कम खतरनाक होता है। इसमें जो होता है कि अणु टूटते हैं मंदक के रूप में, उसमें न्यूट्रॉन को मंदित कर सकते हैं। लेकिन जो संलयन है इसमें 2 भारी नाभिक आपस में मिलते हैं और जब मिलते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तारे या सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें बहुत तीव्र गति से होती है, इस कारण से तो सूर्य से इतनी दूर तक पहुंच पाती हैं। अर्थात सूर्य में संलयन की क्रिया होती है और 2 हल्के हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो
हीलियम का निर्माण करती हैं। इस कारण से ऊर्जा भी मुक्त होती है और वही ऊर्जा प्रकाश के रूप में हमारे पृथ्वी तक पहुंच पाती है। इसी कारण से कहा जाता है कि पृथ्वी पर अभी संलयन की क्रिया संभव कराना मुश्किल है, क्योंकि संलयन की क्रिया के फलस्वरूप भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण से बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर विनाश हो सकता है। जैसे आप कहीं भी संलयन की क्रिया कराएं, यदि ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हुई, गांव तो गांव, शहर का शहर जल जाएगा। इस कारण से स्टूडेंट ये नियंत्रित करना मुश्किल है, इसको नियंत्रित फिर नहीं कर पाएंगे। इस कारण से पृथ्वी पर अभिनव की संलयन की क्रिया है ना संभव नहीं हो पाई है। अगला क्वेश्चन है, बीटा कण अल्फा कण की तुलना में अधिक भेदन क्षमता रखते हैं, जबकि इनकी किसी गैस के आयनीकरण की क्षमता कम होती है, ऐसा क्यों? देखिए, जिनका वेग अधिक होगा उनकी भेदन क्षमता अधिक होगी, ये सिंपल है। तो बीटा कणों का जो वेग होता है अधिक होता है, क्योंकि इनका आकार अल्फा कणों से छोटा होता है। जिनका आकार छोटा होगा उनकी जो क्षमता है वो भेदन क्षमता भी अधिक होगी और उनका वेग भी अधिक होगा। जैसे कोई व्यक्ति मोटा है, वो भीड़ में जल्दी नहीं गुजर पाएगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति पतला और छोटा है तो आसानी से भीड़ पे भी आगे निकल जाएगा। समझ रहे ना? उसी प्रकार से जो बीटा कण का आकार है छोटा होता है और अल्फा कण का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है। इस कारण से बीटा कण की भेदन क्षमता अधिक होती है और अल्फा कणों की भेदन क्षमता कम होती है। इतना समझ गए, ठीक है। अब देखिए, जिनका वेग अधिक होगा वो कम आयनित करेंगे, वो तीव्रता के साथ आगे निकल जाएंगे, और जो क्या होता है स्टूडेंट, धीरे गति से चलता है, वो ज्यादा मात्रा में दूसरे को प्रभावित करेगा। इसलिए अल्फा कण की तुलना में बीटा कणों की आयनीकरण क्षमता कम होती है। मतलब अल्फा कण में आयनीकरण क्षमता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ये धीरे गति से चलते हैं। जो धीरे गति से चलेंगे वो ज्यादा प्रभावित करते हुए चलेंगे, और जो तीव्र गति से चलेगा तो सीधा निकल जाएगा, वो भेदेगा, भेद करके आगे निकल जाएगा, तो भेदन क्षमता उसमें अधिक होगी और आयनीकरण क्षमता कम होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बीटा कणों का आकार छोटा तथा वेग अधिक होने के कारण इन कणों की अल्फा कणों की तुलना में भेदन क्षमता अधिक होती है। साथ ही आकार छोटा और वेग अधिक होने के कारण गैसों के अणुओं से टकराने की संभावना कम हो जाती है। अतः अल्फा कणों की तुलना में बीटा कणों की आयनीकरण क्षमता कम हो जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन के लिए केवल न्यूट्रॉन ही उपयुक्त होता है, क्यों? तो देखिए, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये आपको पता है। न्यूट्रॉन उदासीन है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, अतः वह नाभिक के धनावेश से विक्षेपित नहीं होता। इस प्रकार न्यूट्रॉन नाभिक में सफलतापूर्वक प्रवेश कर सकता है। इसलिए नाभिकीय विखंडन के लिए केवल न्यूट्रॉन ही उपयुक्त होता है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को आप लोग तैयार करते चलो। चलिए अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव पर ताप व दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को ऐड कर दिया हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। ऑब्जेक्टिव में यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बन जाना चाहिए। क्वेश्चन आ जाएगा, रेडियो एक्टिव तत्व या रेडियो एक्टिवता पर ताप व दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा कण के उत्सर्जन के पश्चात नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात घटता है या बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता, बताना है। तो उत्तर इसका है कि अल्फा कण के उत्सर्जन के पश्चात नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात है बढ़ता है, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट, अल्फा कण के उत्सर्जन के पश्चात प्रोटॉनों की संख्या 2 से कम हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है। क्वेश्चन है अनुपात घटता है या बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है? तो बढ़ जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात बढ़ जाता है क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या 2 से कम हो जाती है। लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात बढ़ेगा, यानी यदि ऊपर की संख्या बढ़ रही है तो डेफिनेट अनुपात बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। लगभग आपके पास 6 से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन करा दिए हैं। और नाभिक वाला जो चैप्टर है स्टूडेंट, इसके बाद क्रम से मैं जो भी वीडियो है उनके नाभिकीय बल है, नाभिकीय विखंडन है और नाभिकीय संलयन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो आपको क्रम से मिलता रहेगा। आप लोग का यदि सिलेबस में देखिए, कई बोर्ड में जैसे एमपी बोर्ड में ये चैप्टर लगभग हट चुका है, लेकिन अदर स्टेट में ये चैप्टर नहीं हटा है, इसलिए मैं ये चैप्टर कराते चलता हूँ। तो आप लोग कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।